Hello friends, welcome to Edu Hotspot. So today we continue our chapter of class 10th economics, that is the money and the credit. So we have done its first part. This is the second part, and in this part the chapter is complete. So in first part we have done what is money, money as a medium of exchange, and what is credit, double constant of wants एंड मीडियम एक्सचेंज की मनी को मीडियम एक्सचेंज की माना जाता है। हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी करी थी कि पहले को किस टाइप की क्या फॉर्म होती थी मनी की और अब क्या होती है। पहले जैसे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स यूज किए जाते थे और ग्रेन्स और कैटल्स को करते थे उससे पहले यूज एक्सचेंज करने के लिए। और अब मनी नोट्स पेपर नोट चल गए हैं और अब पेपर नोट हो गए हैं हमारे पास और चेक्स चल गए हैं। हमने चेक्स के बारे में पढ़ा था। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो क्रेडिट लेते हैं हम बैंक से और बैंक का प्रॉफिट क्या होता है, बैंक की इनकम क्या होती है कि जो हम उसमें डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है और जो हम उससे लोन लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट। और बैंक की इनकम वो होती है कि जो बैंक लोन देता है जो बैंक लोन देता है उस पे बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस पे बैंक इंटरेस्ट कम देता है। तो जो बीच का डिफरेंस होता है उसकी वो बैंकिंग इनकम होती है। हमने चेक के बारे में पढ़ा था कि ये चेक होता है। हमने आगे पढ़ा था कि क्रेडिट की टू सिचुएशंस कैसी होती हैं डिफरेंट। एक में तो हमारे पास एक फेस्टिवल सीजन में था। फेस्टिवल सीजन में क्या था, एक सलीम था शू मेकर, उसके पास एक बहुत बड़े लार्ज ट्रेडर से ऑर्डर आया कि उसको 3000 शूज बनाने हैं। और अब उसको उसके पास दो कंडीशन थे, या तो वो जो लेदर सप्लायर था उससे लेदर सप्लायर लेटर प्रॉमिस करके वो फ्यूचर में उसको मनी दे देगा, या फिर वो लार्ज ट्रेडर है जो ट्रेडर है उस पे से ले जो जैसे उसको 3000 पेयर्स बनाने से उसके तो उस पर 1000 के वो मनी ले ले एडवांस में। तो और बाद में जब मंथ खत्म हो जाएगा, जब उसको 1 मंथ का टाइम मिला उसको बनाने का, उसके बाद वो अपना प्रॉफिट भी कर पाएगा, ऑर्डर भी दे पाएगा और उसकी रीपे भी कर पाएगा मनी की जो उसने पहले लिए थे। और एक हमारे पास एग्जाम्पल था स्वप्ना का। तो स्वप्ना में क्या हुआ, स्वप्ना एक बहुत छोटी फार्मर थी, वो ग्राउंड नट्स ग्रो करती थी अपनी 3 एकड़ लैंड में। तो उसने एक मनी लेंडर से लोन लिया ताकि वो भाई अपने जो फील्ड है उसमें कल्टीवेशन कर पाए, उनके ऊपर अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स दे सके। और जब बीच का सीजन आया, मिडवे आया, तो वहाँ पे एक पेस्ट आ गए और उसने क्रॉप फेल कर दी। तो स्वप्न उसके ऊपर स्प्रे की क्रॉप्स के ऊपर कि एक्सपेंसिव को यानी बहुत महंगे पेस्टिसाइड था क्योंकि पर वो ठीक नहीं हो पाए, थोड़ा बहुत डिफरेंस आया। तो इसलिए मनी लेंडर को वापस नहीं कर रीपे नहीं कर पाई लोन। और तो उसको फिर से एक और लोन लेना पड़ा किसके लिए, ताकि वो नेक्स्ट कल्टीवेशन करे। तो अगली बार उसने सिंपल कल्टीवेशन की तो उससे उसकी अर्निंग इतनी नहीं हुई कि ताकि कि वो पिछला लोन भी दे सके। तो इसलिए वह डेप्ट ट्रैप में आ गई, यानी कि एक तरह से वो, यानी कि अब वो पिछला लोन भी नहीं दे पाई और नेक्स्ट लोन भी नहीं दे पाई। तो आगे हमें पढ़ना है अब स्वप्ना केस से। स्वप्ना's case, the failure of crop made loan repayment impossible. She had to sell part of land to repay। यही हुआ कि अब वो लोन दे पाई ना, फर्स्ट दे पाई। उसने फर्स्ट लिया था किस लिए, ताकि वो क्रॉप्स करे, वो खराब होगी तो उसने फिर से एक और लिया था कि वो नेक्स्ट क्रॉप ग्रो कर पाए। वो नेक्स्ट क्रॉप में इतनी इनकम नहीं हुई कि ताकि वो पिछले जो लास्ट लोन तो उसको रीपे कर सके, इसलिए उसको कुछ अपनी लैंड बेचनी पड़ी कि वो लोन्स दे सके। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक में तो कि जो सलीम था उसको प्रॉफिट हुआ और एक में जिसमें वो डेप्ट ट्रैप में फंसी, जो पेनफुल क्रेडिट रहा उसके लिए जो उसने लिया था लोन। तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। क्रेडिट के टर्म्स हैं, एवरी लोन एग्रीमेंट specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal। कि जैसे जो लोन प्रिंसिपल लिया यानी जो उसने लोन लिया, जितना किसी ने लोन लिया बैंक से, तो उसको जब वो बाद में उसको रीपे करेगा तो उसको उसके ऊपर एक इंटरेस्ट देना पड़ता है जो बैंक लगाता है। हर एक बैंक में अलग अलग इंटरेस्ट होता है। इन एडिशनल लैंडर्स में डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट लोन्स। कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल एक कोई भी चीज होती है, मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ फिर आपको बताता हूँ। कोलेटरल इज एन असेट that the borrower owns such as land, building, vehicle, livestock, deposit with bank and use this as a guarantee to lender until the loan is repaid।
तो कोलेटरल क्या होता है कि जो कोई भी बैंक हो या कोई मनी लेंडर से लेता है तो एक सिक्योरिटी तो मांगते हैं। अब जैसे स्वप्ना ने लिया था, तो अगर स्वप्ना एक क्रॉप फेल होगी और स्वप्ना उसको मनी नहीं दे तो वो कहाँ जाएगा अपनी मनी के लिए, तो इसलिए वो एक कोलेटरल जिसको सिक्योरिटी कहते हैं वो लेता है। या स्वप्ना के पास लैंड थी तो स्वप्ना ने अपने लैंड के जो पेपर्स थे वो मनी लैंडर को दिए होंगे, अगर मैंने आपको लोन नहीं दिया तो आप मेरी लैंड को सेल करके अपनी मनी ले सकते हो। तो इसलिए बैंक में भी कोलेटरल सिक्योरिटी रखते हैं, वो कोई भी व्हीकल की, बिल्डिंग की, कुछ भी चीज भाई अगर वो आपका लोन रीपे ना करे इतने टाइम के अंदर, जो उनका टाइम लिमिट होती है उसके अंदर नहीं करे, तो उसके बाद वो उसको सेल करके अपनी जो उन्होंने प्रिंसिपल दिया, अपनी मनी दिया, उसको वापस रीपे कर सकें। If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the session collateral and obtain the payment. Property such as land titles, deposit with banks, livestock are some common example of collateral. वही जो मैंने आपको बताया कि वो उसको सेल करके अपनी मनी obtain कर सकते हैं, पेमेंट। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल है हाउस लोन। Megha has taken a loan of 5 लाख रुपीज फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस। कोई मेगा है, उसने 5 लाख रुपीज का लोन लिया है अपना एक हाउस परचेज करने के लिए। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन अ लोन इज 12%, कि जो पूरे ईयर में इंटरेस्ट लगेगा 12% था। एंड द लोन इज टू रीपेड इन 10 ईयर्स, कि उसको 10 ईयर्स के अंदर रीपे करना है वो लोन, वो भी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। Megha had to submit to the bank document showing her employment record and salary before the bank agreed to give her the loan। कि पहले बैंक देखता भी तो है ना, ये जो व्यक्ति है, जो ये पर्सन है, वो कैसा है, बैकग्राउंड इसका, कि वो पहले भी उस पर कोई लोन है उसने दिया नहीं, तो उसने सैलरीज देखी, उसकी सैलरीज कितनी आती हैं, फिर उसको लोन दिया। द बैंक रिटेन एज अ कोलेटरल द पेपर ऑफ न्यू हाउस। तो बैंक ने क्या लिखा कोलेटरल, तो उन्होंने लिया कोलेटरल जो उसने नया हाउस लिया उसके पेपर्स, विच विल बी रिटर्न टू मेगा ओनली व्हेन शी रीपे द एंटायर लोन, कि उसको तब मिलेंगे वो पेपर्स वापस जब वो पूरा लोन रीपे कर देगी। Interest rate, collaterals and documentation requirement and the mode of repayment together comprise what is called the term of credit। तो terms of credit क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और जब मोड ऑफ रिपेमेंट, की कैसे वो उसको रीपे करेगा, चेक में करेगा, कैश में करेगा, कैसे करेगा, उसको मोड ऑफ रिपेमेंट कह देता है। इन सब से क्या बनता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। This may vary depending on the nature of lender and the borrower. The next section will provide example of the varying terms of credit in different credit management। तो अगर आगे हर एक उसमें फील्ड में अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है। वैसे इसकी ये नेसेसिटी नहीं है रीड करना, इस आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम्पल है एक तरह से, आप करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। चलो हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं इसको। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, एग्जाम्पल ऑफ विलेज। एग्जाम्पल विलेज है, Rohit and Ranjan has finished reading about the terms of credit in class. They were eager to know various credit arrangements that exist in their area. Who were the people who provide credit? Who were the borrower? What were the terms of credit? They decided to talk some village in talk some people in their village। कि उन्होंने क्लास में भी चैप्टर कंप्लीट किया तो उन्होंने देखा कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती हैं, कौन क्रेडिट प्रोवाइड करता है, कौन लेता है, क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं। तो उन्होंने इसका पता कर लिया, अपने गांव में पीपल से टॉक कर रहे हैं। तो सबसे पहले है तो उन्होंने एक 15 नवंबर 2006 किया। वी हैव डायरेक्टली फॉर द फील्ड वेयर मोस्ट फार्मर्स एंड लेबरर्स वुड बी वर्किंग एट दिस टाइम ऑफ द डे। कि वो इस टाइम गए 15 नवंबर को 2006 में एक फील्ड में जहाँ पे बहुत सारे फार्मर हैं और लेबरर्स हैं जो कि टाइम पे वर्क कर रहे हैं। द फील्ड आर प्लांटेड विद पोटैटो क्रॉप्स, कि इस फील्ड में पोटैटो लगे हुए हैं। वी फर्स्ट मीट श्यामलाल, एक श्यामलाल को मिले जो कि एक स्मॉल फार्मर है सोनपुर में, स्मॉल इरिगेटेड विलेज, एक स्मॉल इरिगेटेड विलेज है जहाँ पे वाटर है, इरिगेट कर सकते हैं वो अच्छी तरह। श्यामलाल टेल अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ हिज 1.5 एकड़ लैंड, कि उसको हर एक सीजन में लोन लेना पड़ता है, किसके लिए, अपनी लोन लेना पड़ता है किसी लिए, अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, किसके ऊपर, 1.5 एकर्स ऑफ लैंड पे। Till a few years back, he would borrow money from the village moneylender at interest rate of 5% per month। ये कि वो एक अपने गांव के मनी लेंडर से लेता है, बैंक से नहीं लेता, एक मनी लेंडर से लेता है वो लोन, और वो कितना इंटरेस्ट लगाता है, 5% पर मंथ, यानी कि 60% पर ईयर, एनुअम, यानी कि फॉर द
लास्ट फ्यू ईयर्स की कुछ लास्ट ईयर्स के लिए कुछ गए, श्यामलाल हैज बीन बोरिंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चर ट्रेडर इन द विलेज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ। तो कुछ वो एक एग्रीकल्चर ट्रेडर से ले रहा था, जो ट्रेडर था एग्रीकल्चर का, वो कितने इंटरेस्ट रेट पे 3% पर मंथ। At the beginning of the cropping season, the trader supplies the farmer inputs on the credit, which is to be repaid when the crop are ready for harvest। कि पहले जब सीजन ग्रोइंग सीजन आता तो उस टाइम तो एग्रीकल्चर ट्रेडर इनपुट्स देता उसको किसके उस पे, क्रेडिट के उस पे, और फिर उसको रीपे कर लेता जब वो क्रॉप से हार्वेस्ट हो जाती है। Beside the interest on loan, the trader also makes the farmer promise to sell the crop to him। कि जो फार्मर था वो प्रॉमिस करता था कि जो भी मेरी क्रॉप होगी हार्वेस्ट करने के बाद वो उसी के पास सेल करेगा और किसी पे नहीं करेगा। दिस वे द ट्रेडर कैन एंश्योर दैट द मनी इज रिपेड प्रोम्प्टली, कि उसको ये तो था कि वो सेल करे तो मनी तो मेरी रिपे हो ही जाएगी। Also, since the crop prices are low after harvest, the trader is able to make profit from buying the crop at low prices from the farmer and then selling it later when the price है, कि उसको उस टाइम जब हार्वेस्ट उस टाइम प्राइस बहुत लो होता है तो ट्रेडर को वहाँ पे भी प्रॉफिट होता है कि वो अब लो प्राइस में बाय कर लेता फार्मर से, फिर हाई प्राइसेस में सेल कर देता। तो ये इमेज भी है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। तो ये तो उसने मनी लेंडर्स पे लिया था, जो कि इनफॉर्मल सोर्स था क्रेडिट का, यानी कि कोई कोऑपरेटिव बैंक से नहीं था। तो कोऑपरेटिव बैंक्स के एग्जांपल लेते हैं। बिसाइड बैंक्स, द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप credit in rural areas are the cooperative societies or cooperatives. Members of cooperative pool their resource cooperation in certain areas. There are several type of cooperatives possible, such as farmer cooperative, weaver cooperative, industrial workers cooperative, etc. Krishak cooperative functions in a village not very far away from Sonpur। तो एक कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन है जो कि विलेज में करता है, जो कि बहुत दूर नहीं है सोनपुर से। इट हैज 2300 फार्मर्स एज मेंबर। उसके कितने मेंबर्स है? 2300 जो कि फार्मर्स है। It takes deposit from its member. With these deposits as collateral, the cooperative has obtained a large loan from bank. These funds are used to provide loans to member. Once these loans are repaid, another round of lending can take। तो ये क्या करते हैं, जो उनके मेंबर्स हैं वो सब मनी देते हैं और उस मनी को कोलेटरल रखते हैं बैंक के पास और बैंक से लोन लेते हैं। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन्स फॉर परचेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, लोन्स फॉर कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर ट्रेडर, फिशरी लोन, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर। इन्होंने बताया कि वो किस किस कैसा कैसा लोन लेते हैं बैंक से। सो ये एग्जांपल्स थे। अब पढ़ते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। वी हैव सीन इन द अबव एग्जांपल दैट पीपल ऑब्टेन लोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो हमने ऊपर देखा, जो हमने एग्जांपल्स पढ़े उसमें हमने देखा कि वहाँ पे अलग अलग सोर्स हैं लोन लेने के। मनी लेंडर से लिया, बैंक से, कोऑपरेटिव से। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वेंशनली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल। तो टू टाइप सेक्टर्स बनाए, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। अमंग द फॉर्मर एंड आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। फॉर्मर्स के होते हैं जो बैंक और कोऑपरेटिव से लिए हैं, एंड द इनफॉर्मल लैंडर्स के होते हैं जो कि मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से। जो अब हमने पहले एग्जांपल पढ़ा था श्यामलाल का, वो था इनफॉर्मल सोर्स से लिया था उसने लोन, और उससे आगे जब हमने कोऑपरेटिव्स का पढ़ा था वो फॉर्मल सोर्स था। एक बार आप ग्राफ भी देख लेते हैं। देखो ये सोर्स ऑफ रेट पर 1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड। तो देखो गवर्नमेंट से 1%, लैंडलॉर्ड से 1%, अदर इंस्टीट्यूट कॉमर्शियल बैंक से 20%। सबसे ज़्यादा इसमें मनी लेंडर से ही लिया गया है, क्योंकि उनके पास कोलेटरल इतना नहीं होता, इसलिए बैंक्स बिना कोलेटरल के लोन नहीं देते, वो मनी लेंडर से ले लेते हैं। In graph 1, you can see the various source of credit to rural household in India. Is more credit coming from formal sector or informal? तो आप देख सकते हो कि इनफॉर्मल से ज़्यादा है। द रिजर्व बैंक of India supervise the functioning of formal source of loans. For instance, we have seen the bank maintaining a minimum cash balance out of the deposit they receive। कि हमने पहले पढ़ा कि बैंक अपने पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रखता है पूरे डिपॉजिट में से। द आरबीआई मॉनिटर द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनेंस
cash balance. Similarly, the RBI see that the bank gives loan not just to profit making business and trader also to small cultivators. कि बैंक आरबीआई ये भी देखता है कि जो बैंक है वो लोन बस उन्हीं को तो नहीं दे रहा कि जो प्रॉफिट बनाते हैं बड़े बड़े बिजनेस में और ट्रेडर्स को, वो ये भी देखता है कि वो स्मॉल कल्टिवेटर्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं स्मॉल, उनको देते हैं पीरियोडिकली। Bank have to submit information to RBI on how much they are lending to whom at what interest rate. तो कुछ पीरियोडिक्स यानी कि कुछ मंथ्स की जो टाइम लिमिट होती है उसके बाद बैंक आरबीआई को इन्फॉर्मेशन देता है कि उन्हें किसको कितनी मनी लैंड की है, किसको की है, कितने इंटरेस्ट पे की है। देयर इज नो organization which supervise the credit activities of lender in the informal sector. इनफॉर्मल सेक्टर्स में कोई नहीं किसी से पूछता कि तूने किसको लैंड किया है, किस पे से लैंड किया है। दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट दे वॉन्ट दे चूज, यानी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं उनकी अपनी वो अपनी विश से जितना उनको चाहिए वो उतना इंटरेस्ट लगा देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उनको कोई उनको चेक कर सकता है ना कुछ भी। देर इज नो वन टू स्टॉप देम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट मनी बैक, कि उनको कोई नहीं रख सकता अपनी मनी बैक लेने के अनफेयर मीन्स के उसके, कि वो अगर अनफेयर कर रहे हैं उनके साथ बोरोर के साथ तो उनका कोई नहीं रोक सकता। Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a much higher interest on loan. जो हम कंपेयर करें तो फॉर्मल लैंडर्स में इनफॉर्मल लैंडर्स ज़्यादा हाई इंटरेस्ट करते हैं लोन्स के ऊपर फॉर्मल से। दस द कॉस्ट टू बोरोर ऑफ इनफॉर्मल इज मच हाइयर, तो जो कॉस्ट होती है बोरोर की ऑफ इनफॉर्मल लोन्स में बहुत ज़्यादा होती है। High cost of borrowing means a large part of earning of a borrower is used to repay the loan. जो हाई कॉस्ट ले लेते हैं हम बोरिंग में तो उसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज पार्ट अर्निंग का वो करना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा रीपे करने के लिए लोन की। सो हेंस बोरर हैज़ लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ। तो यहाँ कहते हैं जैसे कोई हाई कॉस्ट बोरिंग कर लेता है, ज़्यादा कॉस्ट लेता है, ज़्यादा कॉस्ट लैंड कर लेता है, तो उसको जो उसकी अर्निंग होगी उसमें ज़्यादा उसको रीपे करने में लगेगा टाइम लोन, और तो उसके पास बहुत कम इनकम बचेगी उसके लिए। सो एज वी कैन से फॉर श्यामलाल, जैसे हमने श्यामलाल के लिए कह सकते हैं, इन सर्टेन केसेस द high interest rate for borrowing can mean the amount of to be repaid is greater than the income of the borrower, कि जब हम हाई इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसका रीपे करने का अमाउंट होगा ना वो बहुत इनकम से बहुत ज़्यादा होगा। दिस could lead to increasing debt and debt trap. Also, people who might wish to start an enterprise by borrowing may not be able so highest to, जैसे किसी ने कोई फैक्ट्री या कुछ भी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, उसने बोरो किया मनी और हाई इंटरेस्ट के पे बोरो किया है, तो बहुत उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होएगा कि वो उसको रीपे कर सके और अपनी इंडस्ट्री चला सके। For these reasons, banks and cooperative society need to lend more. This could lead to higher incomes and many people could borrow cheaper for a variety of needs. They could grow crop and do business, set up small industries. तो इसलिए बैंक से लोन्स लेना चाहिए क्योंकि बैंक्स पे थोड़ा मनी लेंडर से कम इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए तो वो अपनी क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट स्मॉल इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स, तो वो अपनी नई इंडस्ट्री ट्रेड कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, चला सकते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज अ क्यूरिकल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज formal and informal credit, who get what. Graph 2 shows the importance of the formal and informal source of credit for people in urban areas. तो अब आगे जो ग्राफ 2 है वो इम्पोर्टेंस दिखाएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स की क्रेडिट की, कि वो फॉर्मल से लेते हैं कोई इनफॉर्मल से लेते हैं जो पीपल अर्बन एरियाज में लेते हैं। तो पहले ग्राफ 2 देखते हैं। ये रहा ग्राफ 2। तो ग्राफ 2 में क्या बताया गया है, ब्लू है जो ब्लू लेते हैं इनफॉर्मल से यानी कि लैंड से, मनी लैंडर से, और पर्पल में जो पर्पल कलर में होगा उसका परसेंटेज दिखाएगा जो फॉर्मल सेक्टर से यानी कि बैंक से रिलेटिव से। तो देखते हैं जो पुअर हाउस होल्ड है वो
85% तो लेते हैं इनफॉर्मल से और 15% लेते हैं फॉर्मल से। यानी कि सपोज करो अगर आपके पास 100 पुअर हाउस होल्ड पर्सन है तो उनमें से 85 तो इनफॉर्मल सेक्टर से लेंगे और 15 फॉर्मल से। वो इसलिए लेते हैं पुअर हाउस होल्ड इनफॉर्मल से क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए और उनके पास कोलेटरल नहीं होता जो कि वो बैंक को दे सकें। हाउस होल्ड विद फ्यू असेस्ड, वहाँ पे देखो 53% जो इनफॉर्मल से रहते हैं और 47% जो पर्पल कलर में वो यानी फॉर्मल से। यहाँ पे भी फिर भी इनफॉर्मल की ज़्यादा है पर थोड़ी है, इतनी नहीं है जितनी पुअर हाउस होल्ड में था। वेल्थ ऑफ हाउस होल्ड में वो 72% फॉर्मल से लेते हैं और 28 इनफॉर्मल, क्योंकि इनको नॉलेज है कि अगर हम इनफॉर्मल से रहेंगे वहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगेगा तो हम उसको रीपे भी नहीं कर पाएंगे। और जो रिच हैं उनको तो यानी ठीक है, यानी कितने जो अगर वो लेते हैं कभी लोन तो फॉर्मल से ही लेते हैं। ये ग्राफ है जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनके लिए। द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स फ्रॉम पुअर टू रिच एज शोन इन द फिगर। जैसे मैंने आपको फिगर दिखाई, इसमें दिखाया कि पुअर से रिच तक 4 पार्ट्स में डिवाइड है। यू कैन सी दैट 85% ऑफ द लोन टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स। कि जो 85% लोन्स लिया गया है पुअर हाउस होल्ड में अर्बन एरियाज में वो किससे लिया गया है? इनफॉर्मल सोर्स से। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड, अगर हम इसे रिच अर्बन से करें तो वहाँ पे क्या है? ओनली 10%, यानी कि 100 में से 10% ने ही फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर से लिया है, वाइल 90% फ्रॉम फॉर्मल। अ सिमिलर पैटर्न इज आल्सो फाउंड इन रूरल एरिया। यही सिमिलर पैटर्न है जो ये रूरल एरियाज में भी फाउंड किया जाता है, पाया जाता है। The rich household are availing cheap credit from formal lenders, where the poor households have to pay a large amount for borrowing. जो रिच हाउस होल्ड हैं उनको चीप रेट फ्रॉम फॉर्मल लेंडर्स इसलिए लेते हैं, और वेयर एज दूसरे जो हैं पुअर हाउस होल्ड वाले वो हैव टू पे लार्ज अमाउंट फॉर बोरिंग। यानी कि उनको जो रिच हाउस होल्ड वाले हैं उनको चीप देना पड़ता है क्रेडिट, यानी चीप इंटरेस्ट पे मिल जाता है उनको कम में। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मल से लेते हैं, फॉर्मल सोर्स से। और जो पावर होल्ड उनको ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि वो हाई इंटरेस्ट पे मिलते हैं, क्योंकि वो इनफॉर्मल से लेते हैं। वट डज ऑल दिस सजेस्ट? तो बताइए क्या हमें सजेस्ट करता है? फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल meets only about half of the total credit needs of the rural people. The remaining credit needs are met from informal source. तो ये हमें क्या दिखाता है? जो कि उनकी जो जो फॉर्मल सेक्टर है तो स्टिल मीट्स करता है, यानी कि कुछ हाफ करता है टोटल, यानी जो जो उनकी नीड है रूरल पीपल की उसमें से हाफ ही उनकी क्रेडिट कर पाता है। और जो दूसरा रह गया वो जो और लेफ्ट रह गया तो वो इनफॉर्मल करता है। तो ये फिर से देख लो आप एक बार ग्राफ 2। Most loans from informal lenders carry a very high interest and do little to increase the income of borrowers. जो लोन लिए जाते हैं इनफॉर्मल लेंडर से वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे होता है। Thus, it is necessary that bank and cooperative increase their lending, particularly in रूरल एरियाज। तो इसीलिए जो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स हैं उनको ज़्यादातर अपनी लैंड यानी कि लोन देना चाहिए, वो ज़्यादातर रूरल एरियाज में देना चाहिए, सो दैट डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट रिड्यूस। कि जो लोग इनफॉर्मल जो पीपल हैं वो इनफॉर्मल सोर्स पे हैं तो वो उस कम हो जाए और वो फॉर्मल पे चला जाए। सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव देयर लोन्स। दूसरी क्या है? हमें जो फॉर्मल सेक्टर है उस उनके लोन्स को एक्सपेंड करना चाहिए ताकि जो भी पर्सन है, हर एक पर्सन है उसको उसका लोन मिल सके। एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर एज पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल। तो इसीलिए अब जो रिच पर्सन हैं वो तो लेते हैं फॉर्मल से और पुअर को मिलता है, पुअर किसके ऊपर डिपेंड है? इनफॉर्मल के ऊपर। इसीलिए और पुअर होते जा रहे हैं क्योंकि वो हाई इंटरेस्ट मिलता है, वो रीपे कर नहीं पाते वो उनको। It is important that the firm credit is distributed more equally so that the poor can benefit from cheaper loan। तो इसलिए इम्पोर्टेंट कि फॉर्मल क्रेडिट को बांटा जाए इक्वली ताकि जो भी पुअर है वो भी बेनिफिट ले सके चीप लोन्स का। तो ये एक वर्कर की पिक्चर है। तो ये कह रहा है, डू यू थिंक अ बैंक विल गिव मी लोन? ये फोटो दिखा रहे। तो आगे पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। पढ़ते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। In the previous section, we have seen the poor household are still dependent on the
informal source of credit. Why it is so? Bank are not present everywhere in rural area. तो ये कहते हैं, हमने पहले पढ़ा कि पुअर हाउस होल्ड है जो वो इनफॉर्मल सोर्स पे डिपेंड है। क्यों ऐसा क्यों? क्या बैंक पूरे इंडिया में हर एक रूरल एरियाज में नहीं है? इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इट मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स। तो कहता है बैंक तो है, पर जो बैंक में से लोन लेते हैं वो बहुत, यानी कि उनको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है इस उसकी, ताकि जो कि इनफॉर्मल में है उस वहाँ पे उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी। एज वी से फॉर मेगा, bank loan require proper documents and collateral. Absence of collateral is one of the major reason which prevent the poor from getting bank loan. यही रीजन है कि पुअर्स के पास कोलेटरल नहीं है बैंक को देने के लिए, से वो बैंक से लोन नहीं ले पाते। इनफॉर्मल लैंडर सच एज मनी लैंडर ऑन द अदर हैंड नोन द बोरर पर्सनली एंड हैव हैंड्स आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेटरल। वो बिना कोलेटरल के देते हैं उनको लोन। The borrower can, if necessary, approach the money lender even without repaying the earlier loan. वो जो पुअर पीपल है वो मनी लेंडर से, अगर उसने पहला लोन रीपे नहीं किया, फिर भी मनी लेंडर उनको दूसरा लोन दे देते हैं। However, the money lenders charge very high rates of interest. कि जो इनफॉर्मल के अंदर मनी लेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लेते हैं, और कोई रिकॉर्ड नहीं रखते ट्रांजेक्शन की, कब ट्रांजेक्शन हुई है, कब उसने उसको रीपे किया, कब उसने लिया था। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू पुअर। कुछ पिछले सालों में, ईयर्स में लोगों ने ऐसा ट्राई किया कि वो एक नए वे निकालें उनको पुअर्स को प्रोवाइड करने के लिए लोन। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूलर पुअर इन पर्टिकुलर वुमेन्स इनटू स्मॉल सेल्फ ग्रुप्स, जिनको हम SGS भी कहते हैं, एंड पूल कलेक्ट देयर सेविंग। अ टाइपिकल SGS हैज 15 to 20 मेंबर। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, यूजली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, जो अपने नेबरहुड कहते हैं, हु मीट एंड सेव रेगुलरली, जो मिलते हैं और अपनी जो सेविंग उसको सेव करते हैं। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम ₹25 to 100 और मोर। वहाँ पे 25 से 100 या 100 से ज़्यादा तक सेविंग होती है एक की तरफ से, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, कि उसके एबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना सेव करना चाहती है। मेंबर्स कैन टेक सम लोन्स फ्रॉम द ग्रुप्स इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। जो जैसे अब 15 to 20 पीपल हैं, वो सब एक बार सेव करते हैं मनी को, जो उनकी सेविंग होती है। उसके बाद अगर उन 15 में से एक को लोन की जरूरत पड़ गई, तो वो खुद सारे जो सबकी सेविंग होती है उसको लोन दे देते हैं। द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन दिस लोन बट इट इज़ लेस देन द वट मनी लेंडर्स। ये वहाँ पे बहुत चीपेस्ट रेट होते हैं, यानी चीप इंटरेस्ट होता है, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता। आफ्टर अ ईयर और टू इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग, अगर 1 या 2 साल के बाद अगर वो ग्रुप रेगुलर रहता है सेविंग करने में, इट इज़ एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम बैंक, तो बैंक से भी लोन ले सकते हैं। लोन इज स्कैनेटेड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर, कि लोन ग्रुप के नाम पे ताकि चाहे एक यूज़ करो उसको। For instance, small loans are provided to members for leasing mortgage land for meeting working capital needs। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कोई 15 फार्मर्स हैं, वो 15 फार्मर्स जो उनकी सेविंग हुई है हार्वेस्ट करने के बाद, उसको सब कलेक्ट कर लेते हैं जगह। अगर उस नेक्स्ट ईयर उनके पास इतनी सारी सेविंग है, 15 फार्मर्स में से एक फार्मर की क्रॉप पेस्ट की वजह से ख़राब हो जाती है, तो जितनी उनकी कलेक्शन होती है मनी की, तो वो उस फार्मर को एक तरह से लोन पे देते हैं और वहाँ पे कम इंटरेस्ट लेते हैं। अगर वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, अगर 2 ईयर्स तक वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो 15 फार्मर्स का, वो रेगुलरली सेविंग करे बैंक में, तो वो बैंक से भी लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिखाया वो लोन किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, वो किया जाता है उसको मोर्टेज लैंड होती है, यानी जो उसने मनी लेंडर को दी होती है उसके ऊपर मोर्टेज के ऊपर दी हुई है, मीटिंग के लिए, यानी जो वर्किंग नीड्स के लिए, जैसे बाइंग सीड करने, फर्टिलाइजर, रॉ मटेरियल, क्लॉथ के लिए, फॉर हाउस मटेरियल, एक्वायरिंग सेट्स लाइक सीविंग मशीन, हैंडलूम, कुछ भी इसको फार्मर को, जो फार्मर कोई भी कैटल, यानी कि उसको मशीन्स लेने सीविंग के लिए, हैंडलूम
Most of the important decision regarding the saving and loan activities are taken by group members. जो भी डिस्कशन होती है उसके ऊपर रिगार्डिंग सेविंग के लोन लेने के ऊपर लोन की एक्टिविटी के ऊपर वो ग्रुप्स के मेंबर करते हैं. द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड द लोन. तो ग्रुप डिसाइड करता है लोन को कि उनको लोन टू बी ग्रांटेड द पर्पस अमाउंट इंटरेस्ट टू बी चार्ज रीपेमेंट. कि वो सारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वही करते हैं कि कैसे इसमें कितना इनके ऊपर कितना अमाउंट देना है, क्या चार्ज होएगा, क्या रीपेमेंट होगी, कैसे रीपेमेंट लेना है, मंथली लेना है, वीकली लेना है, सब वही करते ग्रुप के मेंबर्स. एज आल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट फॉर द लोन. ये पूरा ग्रुप ही रीपेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय वन मेंबर इज फॉलोड बाय सीरियसली बाय अदर मेंबर्स इन द ग्रुप. अगर वो 15 फार्मर्स थे, उनमें से एक की उन्होंने बैंक पे से लोन लिया 2 ईयर्स के बाद, उनमें से एक फार्मर की हुई थी खराब क्रॉप, तो एक फार्मर को दिया उन्होंने वो लोन. और अगर वो फार्मर रीपे नहीं करे तो वो पूरे ग्रुप के ऊपर चार्ज होता है कि पूरे ग्रुप ने रीपे करना होता है, एक उसके ऊपर नहीं, क्योंकि लोन तो ग्रुप ने लिया पर आगे यूज तो एक कर रहा है ना. Because of the feature, bank are willing to lend to the poor women when organized in SGS. इसमें ज़्यादातर वुमेन्स होती हैं even though they had no collateral as such. अगर उनके पास collateral भी नहीं हो. Thus the SGS helps borrower and overcome the problem of the lack of collateral. तो इसलिए SGS आया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो बोरोरो को हेल्प करता है अगर प्रॉब्लम खत्म करने के लिए जो उनके पास लैक ऑफ कोलेटरल के लिए. They can get timely loan for a variety of purpose and at the reasonable interest rate. Moreover, SGS are building blocks of organization of the rural poor. Not only those, it helps women to become financially. The regular meeting of the group provide a platform to discuss and act on the variety of social issues such as. क्यों कहते हैं इसमें बस लोन की बात नहीं होती वुमेन्स के लिए और के लिए, इसमें सारी हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर होती है. तो आपको एक इमेज दिखाते हैं वुमेन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मीटिंग हो रही है गुजरात के अंदर. ये देखो, तो एक स्टोरी है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की, आप इसको रीड कर सकते हो. तो अब हमारा चैप्टर खत्म होना है, लास्ट टॉपिक है, इसको रीड कर दे. समिंग अप कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम. तो इस चैप्टर में मैंने सबसे पहले पढ़ा कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है और कैसे वो लिंक है बैंक सिस्टम के साथ. ऑन वन साइड आर द डिपॉजिटर हु कीप मनी इन द बैंक एंड ऑन द अदर साइड आर द बोरो हु टेक लोन. यहाँ पे दो पर्सन है, एक तो डिपॉजिटर जो बैंक को डिपॉजिट करता है, मनी इंटरेस्ट लेता है, और एक बोरो जो बैंक से लोन लेता है, इंटरेस्ट देता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर लोन और क्रेडिट. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हमें लोन चाहिए और क्रेडिट चाहिए. क्रेडिट एज वी कैन से कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी और नेगेटिव भी है. क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्स, यानी कि वहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल बहुत वैराइटीज से है, एक फॉर्मल से एक इनफॉर्मल से. टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर सब्सटेंशियली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दोनों के बीच में अलग अलग है क्रेडिट टर्म्स हैं जो. एट द प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल. कि इस टाइम रिच हाउस होल्ड वाले तो फॉर्मल से लेते हैं, फॉर्मल सोर्स से क्रेडिट, और पुअर इनफॉर्मल से. इट इज़ एसेंशियल दैट द टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीज सो दैट डिपेंडेंस ऑन द मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम. तो इस टाइम हमें फॉर्मल सेक्टर को ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए ताकि जो डिपेंडेंस है इनफॉर्मल के ऊपर वो कम हो जाए. Also, the poor should get a much greater share of formal loans from bank, cooperative societies. तो इसलिए poors को ज़्यादातर बैंक से लेना चाहिए, कोऑपरेटिव से, सोसाइटी से. बोथ दी स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट. ये सारे सब दोनों स्टेप्स बहुत इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए. सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है इकोनॉमिक्स का. तो जल्द से जल्द चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर करवाएं, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर कराएं ताकि हम लाइव स्ट्रीमिंग बहुत जल्द कर सकें. सो थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो.